हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। वह क्या सही। शासन प्रणाली के कई प्रकार हैं। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रहेगा संसदीय शासन प्रणाली। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली है उसका प्रमुख लाभ क्या है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इस सवाल का सबसे प्रमुख उत्तर क्या रहेगा? संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख गुण क्या है? प्रमुख गुण की बात करें तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, यानी कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। यह सवाल आईएएस प्री 2017 का है। आप व्याख्या देख सकते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है। यानी कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता है जो विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है। इसलिए कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन प्रणाली में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत तत्व है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यानी कि मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, एक सिस्टम है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 74 और 75 में वर्णित है। तो हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे कि अमेरिका। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यानी कि इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार की सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है या मंत्रिमंडलीय सरकार की विशेषता बताता है।
ऑप्शन ए है मंत्रिमंडलीय सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। क्या मंत्रिमंडलीय सरकार का यह सिद्धांत है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था ऐसी तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय सरकार होती है वह ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार संसदीय शासन प्रणाली को संदर्भित करती है और संसदीय शासन प्रणाली सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। और प्रश्न हमने देखा था कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप कैबिनेट गवर्नमेंट जो है मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार होती है वह संसदीय सरकार के विचार को अभिव्यक्त करती है और संसदीय सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि के रूप में कैबिनेट गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन आपका सी है जो राइट हो जाएगा। उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्य उन्मुख दशा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार का कॉन्सेप्ट है यानी संसदीय सरकार का कॉन्सेप्ट है और सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यह भी सवाल आपका आईएएस प्री 2017 में आया हुआ है। अगला सवाल है 3 नंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस यानी कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, या संवैधानिक सरकार भी कह सकते हैं। संवैधानिक या संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन ए कह रहा है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। सरकार कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, सीमित हो। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार का मतलब है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, संविधान की सीमाओं से घिरी हुई हो, वही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है यानी संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार की बात हम जॉन लॉक के विचारों में देखते हैं जो सीमित शासन प्रणाली की बात करते हैं और संविधानवाद का कॉन्सेप्ट भी संवैधानिक सरकार को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार का आशय सीमित सरकार से यानी जो सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उससे घिरी हो। ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
संविधान किसी राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का मूल दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राज्य एवं सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। शासन व्यवस्था का संगठन, सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार, शासक एवं शासितों के बीच पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है जो यह निश्चित करता है कि नियम कैसे बने, कैसे बदले और उन्हें कौन बनाएगा। संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही संविधानवाद है। यानी संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही क्या है? संविधानवाद। संविधान का कार्य रूप में, मूर्त रूप में लागू होना ही संविधानवाद है। अर्थात संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो जनता संविधान की निहित शक्तियों एवं उसकी मान्यताओं में रखती है। संविधान एवं संविधानवाद मूर्त तथा अमूर्त रूप में व्यक्त नियंत्रण व्यवस्था है जो सरकार को निर्मित अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है। यानी कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे, संविधान के नियमों के अनुसार सरकार कार्य करेगी तो वहां पर संविधान का पालन होगा, और जब संविधान का पालन होगा तो वहां सरकार कैसी होगी? संवैधानिक सरकार होगी, क्योंकि वह संविधान से घिरी हुई है, संविधान से सीमित है, अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकती। अर्थात संवैधानिक सरकार से ऐसी सरकार से जो संविधान की सीमाओं से परिविध हो, उससे घिरी हुई हो। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जो आईएएस प्री 2020 का है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? अभी हम बात कर रहे थे विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो हमने अभी बात किया संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संवैधानिक सरकार, यह सरकार होती है वो सीमित सरकार होती है। और सीमित क्यों होती है? क्योंकि वह संविधान के जो नियम कानून है उनके द्वारा घिरी हुई है, उनके अंतर्गत ही सरकार कार्य करती है, इसलिए वह सीमित है। यदि संविधान नहीं है, यदि संविधानवाद नहीं है तो सीमित सरकार की अवधारणा नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी से कार्य करेगी। लेकिन यदि संविधान है जो पूर्ण रूप से लागू है, जहां पर संविधानवाद का कॉन्सेप्ट लागू है, तो वहां पर सरकार कैसी होगी? सीमित सरकार होगी, क्योंकि वह संविधान के नियमों और कानून के अनुसार चलती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, जो कम से कम संविधान के अनुसार कार्य करे, न कि अपनी मनमर्जी से। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता हो। ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और ऑप्शन डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता क्या है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसका गुण या विशेषता क्या है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा।
व्याख्या देख सकते हैं आप। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र है भारत में। और सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली का जन्म ब्रिटेन से होता है, इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। संसदीय सरकार को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, सरकार का वेस्टमिनिस्टर रूप भी कहते हैं। तथा ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। यानी कि संसदीय सरकार कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में। जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पर अध्यक्षात्मक सरकार का कॉन्सेप्ट है, न कि संसदीय सरकार का। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। और सर्वप्रथम अध्यक्षीय सरकार, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में आरंभ हुई, इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली का घर अमेरिका है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली का घर ब्रिटेन है। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। तो अभी हमने बात की संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन से हुआ, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म यूएसए से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो आपको चयन करना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया है। और भारत एक कुलीन तंत्र नहीं है, और भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र भी नहीं है, और भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक भी नहीं है। भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। और अध्यक्षात्मक संविधान किसका है? अमेरिका का है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का घर अमेरिका है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी राइट होगा। एट नंबर सवाल है, संवैधानिक सरकार क्या है? बार बार ये सवाल आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? यहां आपको दो कथन दिए गए और फिर आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, न तो एक न ही दो। संवैधानिक सरकार क्या करती है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है, और सीमित सरकार का मतलब है कि राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वही क्या है? संवैधानिक सरकार है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि जहां संवैधानिक सरकार होगी वहां पर
राज्य अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और पहला स्टेटमेंट था कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दबनी नहीं चाहिए संवैधानिक सरकार में, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 राइट होगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ओनली 2। संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ही सरकार की अवधारणा का आधार है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है, वो आपको चयन करना है। संसदीय यानी सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है, वो आपको चयन करना है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायक एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह संसदीय सरकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संसदीय सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। जबकि अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग, क्योंकि वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो जाए, इसलिए संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधि मान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। यानी कि यदि कार्यपालिका और विधायिका भारत में संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करती है तो न्यायपालिका उनको रोक सकती है, उन्हें अवधि मान्य कर सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर है।
नीति बनने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का दायित्व लोक सेवकों का हो जाता है। यानी कि ये जो सवाल था सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वह उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। यानी कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट इज हेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। यानी कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। आपको सही कोड का चयन करना है इन तीनों में से, केवल 1 2, केवल 3, 2 और 3, 1 2 3, तीनों। तो पहला कथन सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल के सदस्य वहां की संसद कांग्रेस के सदस्य हो। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पर शासन का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। तो केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन ए राइट होगा आपका। संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। इसके तहत संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्री तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, शासन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला और दूसरा कथन सही है। राज्य का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री है जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो नेक्स्ट सवालों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।